आंसर लिखिए आप लोग। कितने लोगों को दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ? नहीं तो लिखवा देंगे, भेजे थे ना कल। अच्छा, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हेडिंग डालिए। कल डिस्कस हुआ था, कोई समझाएगा? इंडिविजुअल्स को राइट देना सोसाइटल नॉर्म से आगे जाकर, और कोई अच्छे तरीके से? ठीक है। उससे ऊपर मतलब जो एथिकल वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे। उसके सब्सिडेंस में ही रहेगा क्या? सोसाइटल नॉर्म्स हो जाए या पॉपुलर कन्वेंशन या कल्चर या एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में लिखेंगे। ये स्टेटमेंट तो एक कल लिखा था ना, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड ना, उसी से आगे कंटिन्यू करके लिखिए। दिस स्टेटमेंट वाज this statement was famously articulated by famously articulated by Dr. B.R. Ambedkar during the Constituent Assembly debate quoting the quoting the person who coined this term quoting the person who coined this term, George Grote. George Grote Grote. Next point. Ambedkar Ambedkar cautioned that in a society deeply in a society deeply hierarchical hierarchical and divided by caste, religion and feudal norms, comma, adherence to constitutional values, adherence to constitutional values would not happen automatically, would not happen automatically, and it would require continuous education, comma, political maturity and judicial nurturing and judicial nurturing
पैराग्राफ चेंज कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी refers to adherence to the core values, principles and ethos embedded within the constitution, such as liberty, equality, fraternity, rule of law, social justice, etc. Social justice, etc. rather than rather than prevailing prevailing popular or social morality. Write the heading elements of constitutional morality. पहला, सुप्रीमेसी ओवर सोशल मोरालिटी। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म that is viewing constitution not merely as a administrative manual but as a dynamic tool designed to re-engineer society towards equity and freedom। society towards equity and freedom। क्या मतलब है इस लाइन का? इक्विटी एंड फ्रीडम, कोई समझाइए इसका मतलब। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब ये हुआ, देखिए अब जैसे हमारे संविधान में तो स्टार्टिंग से लिबर्टी लिखा हुआ है, इक्वालिटी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रिजिड फॉर्म में अगर इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोग क्या इक्वालिटी का जो प्रोविजन दिया हुआ है हम लोग उसका स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन अगर करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको कल बताए नवतेज जौहर केस के बारे में, तो 1950 में थर्ड जेंडर राइट्स जैसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी तो है रेलेवेंट। और अगर ये चीज हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ नहीं जाते तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग संविधान हमारा अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल की तरह नहीं देखना है, इट शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि आप अपडेटेड रहेंगे, आप लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह जो डिमांड और नीड होगा उसको आप एड्रेस
करते चले जाए, मतलब इवॉल्व होते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, restraint on state action, restraint on state action, हाँ restraint मतलब रोक, that is acting as a check, acting as a check against, check against majoritarian overreach, majoritarian overreach and arbitrary action of legislature or executive, legislature or executive। ठीक है, now write the heading Supreme Court, Supreme Court evolving, Supreme Court evolving constitutional morality। पहला लिखिए, नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर केस, ब्रैकेट में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, that is section 377 of IPC, section 377 of IPC। हाँ, ऑफ IPC डैश देके लिखिएगा इसमें, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। पॉपुलर मोरालिटी कैन नॉट, पॉपुलर मोरालिटी कैन नॉट override the constitutional rights, cannot override the constitutional rights of sexual minorities, sexual minorities to equality and dignity, to equality and dignity। ठीक है, दूसरा लिखिए। अच्छा, पहले का कोई एक और एग्जांपल बताइए तो मोरालिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एडल्ट्री वाला तो हम डिस्कस किए थे वो, बट इधर का है वो पुराना कोई भी एग्जाम्पल, वो भी 17 है, सबरीमाला भी 17-18, पुराना कुछ याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अप्लाई किया गया था, पुराना 2000 से पहले का एक फेमस केस। शाहबानो केस, तो शाहबानो केस में क्या था, पॉपुलर मोरालिटी क्या, कि जो भी इस्लामिक धर्म में जो विमेन है उनको क्या नहीं होगा, जो डिवोर्स होता है उसके बाद कंपनी जो एक होता है, एक एलिमनी जो एक टाइम फिक्स रहता है, जो अमाउंट जो निकाह टाइम पे रहता है, वो देकर आप पूरी तरह की लाइबिलिटी से फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जो मेंटेनेंस वाला प्रोविजन है महिलाओं के लिए इस्लाम में, वो डिवोर्स के बाद नहीं था। साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट क्या किया,
सेक्शन 125 सीआरपीसी का, जो कहता है कि आप बच्चे का उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाता उसके मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड से पैसा लेने के लिए आप एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम वुमेन भी जो जिनको डिवोर्स मिलेगा वो भी इस राइट्स के लिए एलिजिबल होंगी, जबकि इस्लामिक पर्सनल लॉ इसका परमिशन नहीं देता और वो पॉपुलरली एक्सेप्टेड था। तो पॉपुलर मोरालिटी को वहां भी सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कोई एरिया में इंटरफेयर करता है वो शाहबानो केस 1985 का रहा। अलग चीज है कि सरकार फिर उसको ओवरटर्न कर दी थी एक नया कानून लाकर, जजमेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं डाइल्यूट कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल या सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हम 1985 से ही देख रहे हैं। तो 85 में भी एक प्रोग्रेसिव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रिगार्डिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, लिखिए सेकेंड नंबर, सबरीमाला केस, सबरीमाला केस ब्रैकेट में जेंडर इक्वालिटी इन रिलीजियस प्लेसेस, जेंडर इक्वालिटी इन रिलीजियस प्लेसेस डैश देके लिखेंगे, religious freedom under article 25, religious freedom under article 25 are subject to public order, morality, health, public order, morality, health, where morality means, morality means constitutional morality, constitutional morality, and not, and not customary practices, and not customary practices. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियरली कहा कि मोरालिटी के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन ये मोरालिटी कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक समय से फॉलो होने वाला प्रैक्टिस इसका पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जोसेफ, जोसेफ शाइन केस, जोसेफ शाइन केस ब्रैकेट में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री डैश देके लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 of IPC, 497 of IPC as patriarchal, patriarchal, emphasizing that law must reflect, law must reflect constitutional morality based on, constitutional morality based on sexual autonomy rather than traditional notions, traditional notions of a husband's control over wife,
ठीक है, अब लिखेंगे हेडिंग, दो दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ मेरिट और एक तरफ चैलेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मेरिट और चैलेंज। मेरिट में पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, माइनॉरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। दूसरा, इनेबल्स प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म। तीसरा, स्ट्रेंथेन्स रूल ऑफ लॉ, और चौथा, एज पर सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी is a pillar of constitutionalism। चैलेंजेस में लिखिए, रिस्क ऑफ जुडिशियल सब्जेक्टिविटी, जुडिशियल सब्जेक्टिविटी and can lead to and can lead to judicial overreach। दूसरा, ये पॉइंट समझ में आया, कल बताए भी थे कि चूंकि इसका कोई क्लियर डेफिनेशन तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है कभी कभी जजेस का अपना जो एक पर्सनल स्टैंडर्ड और एथिकल वैल्यू है वो माने कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी है, तो एक समस्या ये आ सकता है। दूसरा, टेंशन विथ टेंशन विथ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन and as per former attorney general K Venugopal, Venugopal, comma, it is the second sword को inverted commas में लिखिएगा, second sword मतलब दूसरा तलवार, और ब्रैकेट में पहला तलवार क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, पहले लिख दीजिए ब्रैकेट में अलॉन्ग साइड बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ अलॉन्ग साइड बेसिक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट क्लोज, that risks undermining the that risks undermining the legislative mandate, legislative mandate of elected representatives, mandate of elected representatives। और तीसरा, conflict with conflict with deep seated deep seated 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 cultural faith
which can provoke which can provoke public resistance. ठीक है, अब टेबल के बाहर लिखिए वे फॉरवर्ड। पहला, सिविक एजुकेशन। सबसे बढ़िया तो यही कि लोग खुद ही समझ जाए कि हाँ यही मोरल था, तो अगेंस्ट जाने का कोई बात ही नहीं, ना दिक्कत होगा इम्प्लीमेंटेशन को। सिविक एजुकेशन जरूरी। दूसरा, लेजिस्लेटिव सेल्फ रिस्ट्रेन। लेजिस्लेटिव रिस्ट्रेन मतलब क्या है इसका? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनको ये चीज अपने आप को रोक कर रखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेस्ड लेजिस्लेशन के लिए जाए रादर देन पॉपुलर जो प्रिवेलिंग कस्टम्स है, नॉर्म्स है, उसको लेकर। तो लेजिस्लेचर जनरली क्या हो सकता है कि वोट बैंक के लिए ऐसा कानून ला सकता है जो लोगों को पसंद आ जाए, लेकिन दैट विल बी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो वो नहीं होना चाहिए, वहां रिस्ट्रेंट की जरूरत। लिख लीजिए, दैट इज lawmakers must evaluate lawmakers must evaluate bills through the lens of through the lens of constitutional values rather than populist expediency. Populist expediency. तीसरा, judicial consistency. Consistency, that is, judiciary must judiciary must ground its reliance on constitutional morality in well defined legal test to avoid subjective jurisprudence. सब्जेक्टिव ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है मतलब जो कानून के बारे में हम बात करते हैं। और एक और पॉइंट लास्ट, पब्लिक डिस्कोर्स। पब्लिक डिस्कोर्स, दैट इज fostering a culture fostering a culture of democratic debate, tolerance, and mutual respect for diversity। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोरालिटी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम लोगों को थोड़ा सा जानना है अबाउट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें कि बीपीएससी एक जो दो एरिया टच किया वो था कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल।
हेडिंग डालिए नेशनलिज्म। अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस, कल भी आपको बताए थे, दिस इज नॉट ए कोर एरिया ऑफ पॉलिटी। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है जो जनरली पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं, बट बीपीएससी जब इन एरियाज को टच कर रहा है तो हम लोग को भी उस तरह से सोचना पड़ेगा, उस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहे जब और वाला क्वेश्चन अच्छे से पता हो तो आप उसी के लिए जाइए, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर सकें। ठीक है, नहीं तो आप नेशनलिज्म कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री का पहला हमको लगता है कि आप टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे नेशनलिज्म किस तरह से हमारे यहाँ राइज हुआ वो सब कुछ, बट हम लोग इसको थोड़ा सा और एंगल से देखेंगे। तो इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, जहाँ नेशनलिज्म लिखा है उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखिए जो बीपीएससी ने पूछा है, उसी पे बात करते हैं। इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट, is there any meeting point between cultural and constitutional nationalism? Question mark. What are the basic features of cultural understanding of Indian constitution? So ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग इस पे धीरे धीरे आगे सिखाएंगे। सबसे पहला जो कोर चीज जानना है, ये इसका मतलब बताइए, नेशनलिज्म ही क्या होता है? आइडियोलॉजी क्या? एक एक सेकंड, एक एक मिनट। नेशन से बिलोंग करने वाला आइडियोलॉजी, ठीक है, आप बोलिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, गुड। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। ब्रदरहुड, ठीक है। ठीक है, इट इज अ पॉलिटिकल इमोशनल आइडियोलॉजी हम लोग बोलते हैं जनरली, बट यहाँ पे ना एक टर्म आप लोग जान लीजिए, वहीं से बेसिकली इसको डिराइव करते हैं, शेयर्ड। अब ये शेयर्ड के साथ कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कस्टम, मतलब ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जहां पे उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लोग जो होंगे वो क्या करते हो, शेयर करते हो क्या, मतलब उन्हें लग रहा है कि हमारा एक कल्चरल पास्ट रहा है कॉमन, हमारा कॉमन हिस्ट्री रहा है, हमारा कॉमन ट्रेडिशन और कस्टम सब कुछ रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो आइडियोलॉजी क्या चीज बना रहा है, एक आप नेशनल पर्टिकुलर देश के आप क्या हैं, लोग हैं, आप नागरिक हैं। तो ये नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग है, एक आइडियोलॉजी है, जो क्या बात करता है कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एंटिटी में जितने भी लोग हैं, दे यूज टू शेयर अ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कस्टम एक्सेट्रा। समझ रहे, ये हुआ है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसी में जो शेयर्ड कल्चर का बात हम कर रहे हैं, पहला क्या है, शेयर्ड, ये कहलाता है कि यहां पर बाकी हर पैरामीटर से ऊपर जो फीलिंग है, जो आइडियोलॉजी है, वो किस पे बेस्ड है, कल्चरल रूट्स में बेस्ड है। मतलब इससे के ऊपर कुछ नहीं है, ये बाकी हर चीज को ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहा है। तो जब कल्चरल नेशनलिज्म हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जो अपना पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं एज अ कॉमन बिलोंग बीइंग,
कॉमन बीइंग हम लोग जो पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं तो केवल कौन से एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं? कल्चर। बाकी सब चीज को हम लोग इसके नीचे रखेंगे। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थे उनका कॉमन शेयर्ड जो फीलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म से आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने मोरालिटी जैसे पढ़ा तो आप पढ़े ना इक्वालिटी, लिबर्टी, तो ये कहने का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म में कि जब आप पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी को कॉमनली शेयर करने की बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। तो जनरली दोनों अलग अलग दिखेगा, हम लोगों को क्या लग रहा है दोनों अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल्चर और हर चीज कल्चरल हर रिकॉग्निशन संविधान में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अगेंस्ट जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आखिर? क्योंकि प्राइमा फेसी पहली बार में जब हम देखते हैं तो दोनों कॉन्सेप्ट लग रहा है एक दूसरे का ऑपोजिट ही है, क्योंकि ओवरऑल नेशनलिज्म में सारा डायमेंशन आ रहा है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म पे बात करते हैं तो हम लोग मेजरली फोकस कर रहे हैं पॉलिटिकल डायमेंशन पे और जो संविधान के इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसको कॉमनली शेयर करना, उसकी उस फीलिंग को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। तो अब इस चीज के अंदर कल्चर का जगह कितना बन पाएगा यही क्वेश्चन कह रहा है, क्या कोई मीटिंग पॉइंट है? पहला पार्ट तो ये क्वेश्चन का ये है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हमारा संविधान कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए कौन कौन से फीचर्स रखा होगा। ये पार्ट थोड़ा सा इजी है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सीधा, हमारे देश के संविधान में ऐसा कौन कौन सा फीचर है जो क्या दिखला रहा है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो सारे फीचर्स के बारे में आपको बात करना है जहां पे कल्चरल प्रोटेक्शन की बात हुई है, कल्चरल रिकॉग्निशन की बात हुई है। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या मीटिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स देखते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म में एक बात अगर हम लोग करें तो हम लोग का एक आइडिया सर्वधर्म संभव, शुरू से हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं ना, ये आइडियोलॉजी हमारे देश में स्टार्टिंग से पनप रही है, सर्वधर्म संभव वाला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। वासुदेव कुटुंबकम, इस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। ये कल्चर अंडरस्टैंडिंग या हम लोग बात करें कल्चर नेशनलिज्म वाला पार्ट, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से हम लोग मिलकर फॉलो करते हुए आए अपने इतिहास में अगर देखें भारत के। अब इसको जब हम लोग संविधान के साथ देखते हैं तो हम लोग को कुछ रिफ्लेक्शंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सर्वधर्म संभव, हमारा जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है यही तो दिखा रहा है। जो हमारा डायनेमिक और पॉजिटिव सेकुलरिज्म है संविधान के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं वो क्या चीज कहला है, सर्वधर्म। क्योंकि हम लोग के स्टेट और रिलीजन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, स्टेट बराबर ट्रीट कर रहा है सारे धर्म के लोगों को, उनका राइट्स प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो सर्वधर्म संभव वो भी हम लोग को दिख रहा है। तो मिक्स है कि नहीं। मीटिंग पॉइंट एक वासुदेव कुटुंबकम, आर्टिकल 51 याद करिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है कि नहीं। मीटिंग पॉइंट दिख रहा है। यानी कि हमारा जो कल्चर नेशनलिज्म वाला पार्ट होगा उस चीज का भी रिकॉग्निशन हमारे यहाँ के संविधान के थ्रू दिखता है। तो मीटिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जैसे मोरालिटी पढ़े तो आपको और पिक्चर क्लियर अब रहेगा। अगर ये कल्चरल ट्रेडिशन ओवर पावर करना चाहेगा अगर किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये हम देख सकते हैं अपने संविधान में। और फिर सेकेंड पार्ट में जब आप प्रोविजंस और देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कल्चर का रिकॉग्निशन दे रहे हैं कि नहीं हम लोग। समझ रहे बात को ना, यानी कि मीटिंग पॉइंट है दोनों के। अब सेकेंड पार्ट में आपके पास कितने सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को दिखाएंगे भारत में। कुछ फीचर्स बताइए, हम बताते चलिए, स्टार्टिंग से चलते हैं। चलिए 25 से 28 रख दिए एक साथ, ठीक है। और बताइए 29 और 30, बहुत अच्छा। 29 में तो अलग से बोला गया, ये लाइन लिख भी देंगे आंसर में अच्छे से, कि कहा गया एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन
residing in any part of the country having a unique language, script or culture shall have the right to conserve it. ठीक है, ये पार्ट हुआ 29-30 क्लियर। तीसरा इसके आगे आइए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा प्रोविजन अगर हम लोग बात करें, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हाँ सेकुलरिज्म तो 25 से 28 के थ्रू कवर हो रहा है। आपने जो कहा शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के अलग से प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे दो चीज आएगा, पार्ट कौन सा, पार्ट पीटीवी है मेन से पहले, पार्ट 10 और शेड्यूल 5 और 6 दिख रहा है। अगला अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वहां पे हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और बढ़ते हैं, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, जो अभी संविधान में बात है बस हम लोग उसी का जिक्र करेंगे। अब इसके बाद आते हैं 350 ए और 300 नहीं 351 नहीं 350 ए, और इसके लिए एक ऑफिसर आएगा 350 बी। 350 ए क्या कहता है, कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप का बच्चा है तो उसका प्राइमरी एजुकेशन उसके मदर टंग में होना चाहिए, और उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होता है 350 बी में। एक चीज ऊपर छूटा, इसके बाद वो लिखना है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। याद करिए, कौन बता के सरप्राइज करेगा, कौन सा नंबर ड्यूटी, वो सप्लीमेंट्री में चला भी जाएगा, बट मेन मेन बताइए एग्जैक्टली कौन सा नंबर है। बहुत अच्छा। छठा ड्यूटी जो हमारा वो क्या है, टू सेफगार्ड द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। अब ये सारा संविधान का प्रोविजन ही क्या है, इट इज शोइंग द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन को लिखना होता तो कैसे लिखते, पहले नेशनलिज्म, उसके बाद दोनों को डिफाइन कर देते उसके एक एग्जांपल के साथ, फिर दोनों का मीटिंग पॉइंट, और फिर ये पार्ट अलग से संविधान में कैसे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। अब ये तो क्वेश्चन का जवाब वो ये पूछा जा चुका है। हम लोग क्या करेंगे अभी जब लिखेंगे नोट्स, तो हम लोग नेशनलिज्म के कुछ और भी टाइप्स को डिफाइन कर देते हैं, कुछ और भी, जैसे रिलीजियस नेशनलिज्म, हो सकता है कल को एक बार ये पूछ दे कि क्या रिलीजियस नेशनलिज्म और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है संविधान के ऊपर। तो इसीलिए नेशनलिज्म के और भी जो कैटेगरीज हो सकते हैं पॉसिबल, हम लोग उसको भी डिफाइन करके नोट्स में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आता भी है तो हम लोग आराम से बना पाए। क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट आप देख के समझ रहे कितना आसान है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था बस कि इसका डेफिनेशन ही मालूम नहीं बच्चा लोग को, कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो टर्मिनोलॉजी से अवेयर अगर कोई रहता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, अभी लग रहा होगा बहुत आसान। ये डिस्कशन के बाद अभी क्या लग रहा है, आराम से लिख सकते थे 38 नंबर का आंसर। लेकिन दिक्कत वही है, टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस अगर रहेगा तो लिख सकते थे। अगर ये टर्म क्लियर नहीं होगा तो सेकंड पार्ट सिर्फ लिखते तो आपको कितना मिलता, 7-8 नंबर 9 नंबर। पहला पार्ट तो आपका अधूरा रह जाता। समझ में आ रहा बात, क्योंकि सेकंड पार्ट सबको समझ में आ रहा था पहले भी कि कल्चर अंडरस्टैंडिंग अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल संविधान में जो भी कल्चर से रिलेटेड प्रावधान है लिख देना है, और संविधान का ही लिखना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। सरकार की भी स्कीम्स है ना, अब वो लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास उस टर्म से अवेयर अगर नहीं रहते तो पॉइंट्स नहीं मिलता। समझ में आ रहा है बात ना, चलिए लिखते हैं कुछ कुछ पॉइंट। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी and political principle holding that holding that
the nation that is a collective identity, that is a collective identity based on based on shared language, culture, history, or civic values should be congruent, congruent, congruent का मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल, congruent with the state, that is the political governing unit, political governing unit। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा एज पर अर्नेस्ट गेलनर, GELLNER, अर्नेस्ट गेलनर, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, नेशनलिज्म इज primarily a political principle which holds that principle which holds that the political and the national unit should be congruent, right? Key features, पहला common historical memory, common historical memory, दूसरा shared political aspiration, next collective identity and belongingness, collective identity and belongingness, next territorial integrity, territorial integrity and sovereignty, integrity and sovereignty, next emotional attachment, now write the heading types of nationalism, पहला civic or political nationalism, civic or political nationalism,
लिखिएगा इसमें, डिफाइंड बाय shared political principles, citizenship and allegiance to allegiance to political institutions rather than heritage or ethnicity. Heritage or ethnicity. इसी में लिखेंगे नीचे नेक्स्ट पॉइंट, द बेसिस इज social contract, citizenship and political values. Full stop. As per Ernest Renan, Ernest Renan, Renan, nation is a daily plebiscite, a daily plebiscite डेली प्लेबिसाइट का मतलब क्या हुआ? डेली प्लेबिसाइट का मतलब हुआ कि आपका हर दिन, जो आप जितने भी लोग वहां के हैं वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग। तो ये प्लेबिसाइट क्या होता है? जनमत संग्रह। हम लोग किसी चीज पे ओपिनियन कभी कभी लेते हैं, लेकिन जब लोग हर दिन इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही क्या है? एक नेशन का फीलिंग एज पर पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, अगला लिखिए, सेकेंड नंबर, एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक नेशनलिज्म लिखेंगे इसमें, इट डिफाइंस नेशनैलिटी स्ट्रिक्टली थ्रू ancestry, shared bloodline, language, etc. Next, liberal nationalism. It blends national identity with liberal values such as individual rights, tolerance, human dignity, and democratic governance.
डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। नेक्स्ट लिखिए रिलीजियस नेशनलिज्म। इट लिंक्स national identity directly to a specific religious faith, comma, making religious doctrine integral to national law. Integral to national law. ठीक है, चलिए अब लिखिएगा कल्चरल नेशनलिज्म, जो हमारा ये दोनों को हम लोग डिस्कस करें। कल्चरल नेशनलिज्म कौन सा? जैसे इसमें क्या है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसमें उस आइडेंटिटी को हम लोग उसमें कोई तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेथ नहीं हम लोग मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं किस चीज का, एक नेशनल आइडेंटिटी, तो वहां पे अलग अलग ये हो सकता है, शेयर्ड हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पर एक कॉमन रिलीजियस फेथ, सबको सेम अलाइन कर दिया जाएगा। और जब नेशनल लॉ से इसको हम लोग सीधा इक्वेट कर देते हैं, मतलब कि जो भी, अगर मान लीजिए कि मेरा कोई रिलीजियस फेथ था, इससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स थे, ये नॉर्म नेशनल नॉर्म माना जाएगा, ये कहलाता है रिलीजियस नेशनलिज्म। इंडिया में कहीं से नहीं है ये चीज, मतलब हम बात बता रहे हैं, टाइप्स में आपने पढ़ा है इसको कि अगर ये बहुत जगह पे ये चलता है ये सब भी। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा? पॉलिटिकल नेशनलिज्म का देखिए सिंपल सा मतलब समझिएगा कि यहाँ पर जो आपका शेयर्ड बिलोंगिंगनेस की जो बात हो रही है, वो हो रहा है कि आप जितने भी संविधान के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं उसके प्रति आप एलिजियंस दिखा रहे हैं, मतलब वो सारी चीजों से आप बंधे हुए हैं। पॉलिटिकल नेशनलिज्म में क्या रहेगा, जो भी पॉलिटिकल वैल्यूज हमारे जो संविधान में दिए गए आप उसके द्वारा बंधे हुए हैं, दैट इज पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, चलिए कल्चरल नेशनलिज्म में लिखेंगे इट डिफाइंस अ nation primarily through a shared cultural heritage. A nation primarily through a shared cultural heritage such as common history, language, traditions, values or practices. देखिएगा इसमें आगे अगला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया the idea of cultural unity ब्रैकेट में अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत ब्रैकेट क्लोज, where unity is drawn from where unity is drawn from ancient civilizational traditions
कॉमा ट्रेडिशंस, कॉमा रीजनल इंटरकनेक्टेडनेस, रीजनल इंटरकनेक्टेडनेस। अभी का कोई एग्जांपल इसका दीजिए तो, रीजनल इंटरकनेक्टेडनेस का कोई एग्जांपल। यहाँ हम लोग यहाँ बात क्या चीज पे कर रहे हैं, कल्चर पे। आप कहाँ प्रोटेस्ट में चले गए, फिर डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म पे चले गए। अरे ये जो रामायणा सर्किट, बुद्धा सर्किट, ये सब क्या है? रीजनल कल्चरल इंटरकनेक्टेडनेस ही तो दिखा रहा है। क्या मतलब फिर से? नहीं, रीजनल मतलब हम लोग भारत में अलग अलग जो रीजन है उनमें कनेक्टेडनेस कल्चरली कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह का चीज है, चार धाम यात्रा से, इस तरह के जो पिलग्रिमेज के जितने हमारे साइट्स को कनेक्ट किया जा रहा है भारत में, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, इस तरह के स्कीम्स भी हैं। हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, संविधान का पूछेगा तो ये सब नहीं लिखना है, लेकिन अभी समझने के लिए कि रीजनल इंटरकनेक्टेडनेस का एग्जाम्पल है ना, ये रामायण सर्किट, महाभारत जो हमारा सर्किट है, फिर बुद्धा सर्किट, ये सब जो है जैन सर्किट है, समझ रहे हैं ना। देखिए आगे, इंटरकनेक्टेडनेस ब्रैकेट में लिख लीजिए पिलग्रिमेज नेटवर्क, पिलग्रिमेज नेटवर्क। और आपको क्लैरिटी चाहिए, आप वहां पे लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल रामायण सर्किट, ये सब याद रहेगा। ब्रैकेट क्लोज। एंड शेयर्ड सोशियो कल्चरल, एंड शेयर्ड सोशियो कल्चरल epics like महाभारत एंड रामायण, और देखिए यहाँ पे एक चीज हम समझाएंगे आप लोगों को, जब आप आंसर राइटिंग कर रही है, आप आगे जाएंगे जब इंटरव्यू देंगे। अभी क्योंकि एक इंसिडेंट हम बता रहे हैं, एक स्टूडेंट है जिनका इस बार नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो जब आए थे उस दिन मिलने और डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे वो पता है इंटरव्यू में उनको थोड़ा मार्क्स कम था, 61 के आसपास शायद नंबर मिला था, या 58 के आसपास। हाँ 58 मिला था। तो हम पूछे कि ऐसा क्या, मतलब कुछ तो हुआ, वो बताइए क्या था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे यहाँ जब वो मॉक दिए थे बहुत अच्छा गया था, तो हम लोग को इंटरव्यू में बहुत कम नंबर का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वहां पे एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था माइथोलॉजी पे, अबाउट रामायण एंड महाभारत, कि आप इसको हिस्ट्री में किस पीरियड में जाके रखना चाहते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा रामायण या महाभारत को हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कहाँ आप डालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर हम जब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखते हैं तो हम लोग पुराना वर्ड यूज करते हैं, वहीं पे एपिक की बात होती है, रामायण और महाभारत। तो आपको सिंपल रखना। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि उनका भी ये इंटेंशन नहीं था कि ये चीज को डिसओन करने का, कि वो सोचे कि हो सकता है कि हमसे को ये चेक कर रहा है कहीं ये मतलब रिलीजियस वो तो नहीं है ज्यादा, तो ही सेट की ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम लोग इसको हिस्टोरिकली किसी टाइमलाइन में रख सके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, सामने वाला हो सकता है बहुत रिलीजियस हो, और जब ये एज अ पासिंग रेफरेंस ये दोनों एपिक्स का जिक्र हो रहा है इतिहास की किताबों में, सोर्स हो ना हो, एविडेंस हो ना हो, वो अलग चीज है, तो आपको भी इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। एक रहता कि किताब में इसका कोई जिक्र ही नहीं रहता, तो ठीक है आप भी नहीं यूज करिएगा इसको एज अ रेफरेंस। लेकिन जब इसका जिक्र है, जब हम सोर्सेस की बात करते हैं, तो हम लोग को दिखता है उस समय एक चीज, अलग अलग सोर्सेज हैं, उसमें एक पुराना स्तर क्या था, उसमें बोला गया है कि दो एपिक का जिक्र हुआ है, और दोनों एपिक यही है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों के पास प्रूफ नहीं है कि हम लोग कहीं पे इसको प्लेस करें। हो सकता है ये बैकफायर कर गया, हम एक अजम्पशन बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि यही गलत हुआ होगा, लेकिन वो खुद ही बोले कि हमको लगा कि ये वाला आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, दो बार और पूछे भी। तो ये चीज है कि जैसे यही वाले क्वेश्चन में, कल्चर नेशनलिज्म वाले पार्ट में, ये दोनों एपिक्स कहीं ना कहीं अगेन एक कॉमन या यूनाइटिंग इमोशंस जो है उसको दिखाता है, तो आप इसको लिखेंगे जब आप आंसर लिखेंगे इसके बारे में। तो चलिए अगला हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म।
वहां पे उस पर्टिकुलर, जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो आपको कितना रिलीजन भारत में था, वो चीज की बात हुई, इवोल्यूशन की बात हो रही है वहां से। धीरे धीरे फिर ये मल्टी कल्चर हुआ ना। लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म हेडिंग उसमें आगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल को ही सिविक नेशनलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान रखेंगे, ऊपर जो हम लिखे हुए थे इसी को आप डिटेल में यहाँ पे लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म ऑल्सो नोन एज civic nationalism defines national identity defines national identity through adherence to political principles political principles, civic values, and rights enshrined in the constitution and rights enshrined in the constitution. First off, the nation is viewed as a political community of a political community of equal citizen regardless of ethnic, linguistic, or religious backgrounds. Of ethnic, linguistic, or religious backgrounds, or religious backgrounds. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द प्रियम्बल्स प्लेज द प्रियम्बल्स प्लेज टू सिक्योर pledge to secure justice, liberty, equality, and fraternity, comma, making citizenship independent of religion, caste, or linguistic background. ठीक है, now write the heading, meeting points between cultural and constitutional nationalism. लिखिएगा इसमें, while these two forms while these two forms of nationalism are often viewed in opposition are often viewed in opposition, comma, they interact
overlap, and reinforce one another within the modern democratic state. ठीक है, पहला लिखिए, shared moral and ethical foundation. Shared moral and ethical foundation. डैश देखे, core constitutional principles, core constitutional principles like अहिंसा. अगर आपसे कोई संविधान का आर्टिकल पूछे इसके लिए तो क्या होगा? फिफ्टी वन ए का, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इस तरह से याद होना चाहिए आप लोग को. 51 ए का आई क्या कहता है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस. ठीक है, तो नौवा फंडामेंटल ड्यूटी, अभी बहुत न्यूज में भी है ये, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुआ था और प्रोटेस्ट भी पीसफुल करने की बात हो रही थी, वो दोनों चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ठीक है, आगे लिखेंगे, कॉमा, वहां पे ब्रैकेट में लिख ही लीजिए आर्टिकल 51 ए आई, कॉमा, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव ब्रैकेट में 25 से 28, एंड वासुदेव कुटुंबकम, आर्टिकल 51. दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज as a fundamental duty fundamental duty under article 51 AF ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, synthesis through, synthesis through composite culture as Indian nationalism synthesizes, synthesizes culture and law by defining Indian identity not as uniform, not as uniform, but as a mosaic, but as a mosaic. Or last point, nation building and collective identity.
nation building and collective identity डायरेक्ट लिखिएगा cultural identity provides the emotional and civilizational glue while the constitution provides the legal structure and rights framework राइट्स अधिकार फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हम लोग बात करें किस चीज का, इमोशनल और सिविलाइजेशनल, जो वो एक बूंद की तरह काम कर रहा है कल्चर, और संविधान के थ्रू हम लोग को राइट्स मिल रहा है, ये सब दोनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग डेवलप करेंगे। तो मीटिंग पॉइंट तो है इनके बीच। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट सिंपल ये कह रहा है कि जैसे भारत का नेशनलिज्म जो है उसको कल्चर को सिंथेसाइज कर रहा है कानून के अंदर, इंडिया को एक यूनिफॉर्म ना बनाकर, जैसे मोज़ैक समझते हैं क्या होता है ना, नहीं, जैसे कि मान लीजिए मोज़ैक वाला नहीं देखे, टाइल्स से आता था पहले, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबको जगह देकर हम लोग लॉ मेकिंग का काम, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है इंडिया को माना गया है विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन जगह दे रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। अभी वाले पार्ट में आप यही तो लिखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग कल्चर के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग प्रोविजन ला रहे हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा ना जब हम भारत को किस फॉर्म में रखें, एक मोज़ैक के फॉर्म में, नॉट एज अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलिए अब लिखेंगे लास्ट हेडिंग, बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ प्रोविजंस लिखाएंगे आप, इसको एग्जाम में अगर डिपेंडिंग ऑन की लॉन्ग आंसर है कि शॉर्ट है, आप इलेबोरेट कर लीजिएगा। पहला 25 to 28 सर्वधर्म संभव या सेकुलरिज्म। फिर 29 and 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। डीपीएसपी का कोई आर्टिकल, उसी से अवॉइड करिए, और कुछ बताइए, उसको छोड़ते हैं। देखिए आर्टिकल 49, सो कल्चरल हेरिटेज साइट्स का प्रोटेक्शन भी तो हो रहा है उससे, लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स। 51 AF, नेक्स्ट पार्ट 10, शेड्यूल 5 and 6 एक ही साथ। नेक्स्ट आर्टिकल 371, तो वहां भी अलग अलग राज्यों का कुछ अपना जो रीजनल प्रोटेक्शन है उसका बात किया गया है। इसके बाद शेड्यूल 8,
फिर आर्टिकल 350 ए एंड बी, 350 ए और बी, ठीक है। तो ये आपको क्या है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग किसका, भारतीय संविधान, ये उसके फीचर्स हमने लिखा, ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम लोग अब शुरू करेंगे प्रियम्बल, नेक्स्ट मॉड्यूल क्या शुरू करेंगे, प्रियम्बल। एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं प्रियम्बल का, फिर छुट्टी करेंगे, मतलब फिर वो आंसर राइटिंग डिस्कशन होगा। हेडिंग डालिए प्रियम्बल और एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। Evaluate the nature and significance of preamble. बहुत पहले बीपीएससी पूछा है ये क्वेश्चन, अभी तो ऐसा क्वेश्चन आने का स्कोप कम है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, बहुत प्लेन क्वेश्चन, इसी से शुरू करेंगे। प्रियम्बल हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है या की नोट बोला गया है इसको संविधान का, और ये अपना बेस कहाँ से डिराइव कर रहा है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो एक सेट ऑफ रूल्स था, बताया था कि संविधान किस तरह से बनना चाहिए। आगे जाके हमने संविधान बनने के बाद उसका एक समरी तैयार किया, वही प्रियम्बल, ठीक है। तो अब प्रियम्बल का नेचर पूछ रहा है और सिग्निफिकेंस या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसकी, तो क्या क्या होगा, नॉन जस्टिसिएबल, पहला क्या, मतलब इसको लेकर कहा नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते इन्फोर्स कराने, ठीक है। पहला नेचर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, बहुत अच्छा। दूसरा, नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर लिमिटेशन ऑन पावर, ना ये किसी तरह का पावर का सोर्स है, ना स्टेट को कोई पावर दे रहा है, ना पावर कोई रोक रहा है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इट इज न्यूट्रल। तो प्रियम्बल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पॉजिटिव किसको बोलेंगे, जो पावर देता हो, नेगेटिव किसको बोलेंगे, जो पावर को रोकता हो। तो जब ना पावर दे रहा है ना रोक रहा है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद एक कॉमन लाइन में आप लिख सकते हैं दैट इट इज, और वहां पे उसका नाम भी जरूर देंगे कि किसने बोला, आइडेंटिटी कार्ड है, की नोट है, हॉरोस्कोप है, तो ये सब उसका संविधान का ये कहलाता है, या समरी एसेंस मिरर। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस केस में, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला नेचर, कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड, किस केस में कहा गया, केशवानंदा भारती केस। कहां से लिया गया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। लैंग्वेज कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इतना काफी है, आप इतना नेचर में प्रियम्बल के लिख सकते हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब इसका फायदा क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंस क्या आते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका फायदा क्या हो रहा है, नेचर ऑफ स्टेट, हमारा देश सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और ये हमको कैसे पता चल रहा है, प्रियम्बल से, तो ये पहला फायदा हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कुछ उद्देश्य हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और ये कैसे पता चल रहा है, प्रियम्बल से। तीसरा, लीगल डॉक्यूमेंट है ना संविधान एक,
तो लीगल डॉक्यूमेंट का क्या जानना जरूरी है? डेट ऑफ इनैक्टमेंट। वो कहाँ लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में। तो संविधान चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो किस दिन से लागू हो रहा है, मतलब इनैक्ट किस दिन हुआ है, ये जानना जरूरी है। और इनैक्टमेंट का डेट कहाँ लिखा है? केवल प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, तो इसलिए भी जरूरी है। इसके बाद सोर्स ऑफ पावर। संविधान अपना पावर कहां से डिराइव कर रहा है? भारत के लोग यानी पीपल ऑफ इंडिया। ये भी कैसे पता चल रहा है? प्रीएम्बल से। पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशनल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटरप्रेट ambiguous provisions used to interpret ambiguous provision. What is ambiguous? जिसका पर्पस क्लियर नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रीएम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद एक कॉमन स्टैंड नहीं रहा स्टार्टिंग से। वो कहे पहले की पार्ट नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है, केवल एक समरी है। लेकिन प्रीएम्बल को खुद सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल किए केशवानंदा भारती केस, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। वो कौन सा इंटरप्रिटेशन? तो एफआर और डीपीएसपी का रिलेशन समझाने। तो एफआर और डीपीएसपी का रिलेशन समझाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट किसको यूज किए? प्रीएम्बल को। अब जब हम खुद संविधान को यूज, मतलब उसको यूज कर रहे हैं कोई चीज इंटरप्रेट करने के लिए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो पार्ट नहीं है? इसीलिए उस केस में कहा था कि पार्ट और अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो हमारा एक और सिग्निफिकेंस ये निकल कर आता है कि प्रीएम्बल का इस्तेमाल जुडिशरी कर सकता है कब? जब कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिसका पर्पस क्लियर या मीनिंग क्लियर नहीं है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस प्रोविजन। लेकिन अगर एम्बिगुअस नहीं है तो कोई इस्तेमाल, ये याद रखना है मुझे, एम्बिग्विटी नहीं है तो प्रीएम्बल का कोई रोल नहीं होगा। अगर एम्बिग्विटी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस वाला पार्ट है। तो ये छोटा सा एकदम टॉपिक था, इसको इसी फॉर्म में बना लीजिएगा, ये पॉइंट्स को इसी फॉर्म में बनाइएगा। कल जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे स्कॉलर्स का रेफरेंस दिया गया है प्रीएम्बल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि किसने क्या बोला है, वो वाला पार्ट, चूंकि आप उसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर पाए आराम से। ठीक है, ये बस पॉइंट से भी उतार लीजिए उस क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे। तो प्रीएम्बल एक बार आप लोग जितना आपके पास प्रीलिम्स वाला नोट्स है उसको पढ़ के आइए। और जो लोग भी लिखे आंसर रुकेंगे, अभी डिस्कशन होगा। हाँ